नाजरीन, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया और बताया कि वो 40 साल के हैं। क्या वो फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के थ्रू कनाडा इमिग्रेट करके जा सकते हैं? कोई होप है? काफी मायूस थे, उनको कोई उम्मीद ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपने नॉलेज की बुनियाद पर उनको उम्मीद दिलाई। मैंने बताया भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप 40 इयर्स के हो गए हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बस कुछ क्राइटेरिया थोड़े से ज्यादा सख्त हो जाएंगे, लेकिन क्या क्राइटेरिया होंगे आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यानी आज की ये वीडियो उन 67 पॉइंट्स के बारे में है जो आपको पूरे करने ही करने हैं अगर आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में आना चाहते हैं पाकिस्तान से कनाडा इमिग्रेट करने के लिए, यानी कनाडा का मुस्तकिल रिहायशी बनने के लिए। जो एक बार आप बन जाएं तो 3 साल वहां पर रहकर आप कनाडा की शहरियत हासिल कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हिना बिलाल पाक कपल इन कनाडा या बिलाल जफर शो यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ उन 6 नुकात का खुलासा करूंगा जिनके तहत आपके पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। यानी आप कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं पाकिस्तान से मूव होकर, तो वो कौन से 6 क्राइटेरिया है जिन पर आपकी एलिजिबिलिटी को असेस किया जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले आप क्राइटेरिया नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एक एक क्राइटेरियन के हिसाब से बताऊंगा कि उसमें आपको कम से कम कितने पॉइंट्स लेने हैं और कैसे पॉइंट्स एड अप होकर 67 को आपको क्रॉस करना ही करना होगा। थोड़ा सा आपके साथ ये भी खुलासा कर देता हूं कि एक बार अगर आपके पॉइंट्स कम से कम 67 आ गए तो फिर आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में आ जाते हैं, जिसमें फिर एक और क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने के लिए कि आपको इनविटेशन आ जाए अप्लाई करने के लिए। वो क्या क्राइटेरिया होता है उसका खुलासा मैं अगली किसी वीडियो में करूंगा, लेकिन आज की वीडियो सबसे पहले कदम के बारे में है। यानी आपको सबसे पहले ये 67 पॉइंट्स लेने हैं ताकि आप पूल में आ सकें। ठीक है जी। अच्छा, ये 67 पॉइंट्स लेने के लिए जो 6 क्राइटेरिया है उनमें सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका उम्र का, फिर है तालीम, फिर है आपका तजर्बा, फिर है आपकी लैंग्वेज स्किल्स, फिर है कनाडा से जॉब ऑफर और छठा है आपकी अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी यानी अगर आपको कनाडा बुला लिया जाए तो आपके वहां पर अच्छे से सेटल हो जाने के कितने चांसेस हैं। वो किन क्राइटेरिया की बेसिस पर डिसाइड किया जाता है वो आपको आज की इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। इससे पहले कि इन क्राइटेरिया की डिटेल्स में या डेप्थ में मैं जाऊं, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको पाकिस्तान से कनाडा मूव होने के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज के बारे में गाइड करूंगा। मैं खुद भी कनाडा जा रहा हूं तो मेरी पाकिस्तान से कनाडा की ट्रांजिशन जर्नी बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। खास तौर पे क्योंकि मेरा कनाडा में कोई नहीं है, तो एक ऐसी फैमिली जो पाकिस्तान से कनाडा मूव होती है जबकि वहां पर उनका अपना कोई भी नहीं है, तो कैसे वहां पर जाकर चैलेंजेस का सामना करती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें आपके सामने मैं रखता जाऊंगा। इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुजारिश है कि इस वीडियो को थम्स अप भी दे दीजिए। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो जनाब, जो क्राइटेरिया है उसमें अगर कोई बंदा 18 साल से कम का है तो उसको उम्र के 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई बंदा 47 साल या उससे ऊपर का है उसको भी उम्र के 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ गए आप? यानी उम्र के लिए क्वालिफाइंग ब्रैकेट जो है वो 18 से स्टार्ट होती है और 46 पर खत्म होती है। अब जाहिर है कि 18 साल वाले बंदे को जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 46 साल वाले बंदे को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि यंग से यंग लोग हमारे पास आए, स्किल्ड इमिग्रेंट्स आए और यहां पर आकर काम करें। तो जाहिर है जिसकी उम्र जितनी कम होगी कनाडा समझेगा कि वो आकर उतनी ज्यादा साल वहां पर काम कर सकेगा और कनाडा की इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकेगा। इस वजह से अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक है तो उम्र के पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी 12 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये जानना मेरे खुद के लिए भी बहुत दिलचस्प था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं रेड जोन में ऑलरेडी आ चुका हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे भी पूरे 12 पॉइंट्स बन रहे हैं एज के। अच्छा, अगर आप
35 से बढ़ते जाते हैं, यानी 36, 37, 38, तो आपकी उम्र के पॉइंट्स कम होते जाते हैं। अच्छा, उम्र के पॉइंट्स बड़े सिस्टमैटिकली कम होते हैं, यानी अगर आप 35 साल तक हैं तो आपको पूरे 12 पॉइंट्स मिलेंगे उम्र के। अगर आप 36 साल के हैं तो 1 पॉइंट घटा दीजिए, यानी आपको 11 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 37 साल के हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 38 साल के हैं तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 39 साल के हैं तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। इस हिसाब से मेरा जो क्लाइंट है जिसकी उम्र 40 साल है, उसको उम्र के 7 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्योंकि जैसे मैं 35 साल से कम हूं तो मुझे सीधे सीधे 5 पॉइंट्स मेरे क्लाइंट की निस्बत ज्यादा खाली उम्र की वजह से मिल जाते हैं। लेकिन बहरहाल और बहुत से क्राइटेरिया है जिनमें क्वालिफाई करके मेरा क्लाइंट क्वालिफाई कर सकता है। यानी अगर आप 40 साल के हैं तो 7 पॉइंट्स तो आपको उम्र के मिल गए। ये बात रही उम्र की। अब हम आते हैं तालीम की तरफ। तो जनाब, तालीम के लिए सबसे पहले तो आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी पड़ेगी, ठीक है। यानी आपने पाकिस्तान से जो तालीम हासिल की है, देखा यह जाएगा कि वो कनाडा में रिकॉग्नाइज होती है, यानी कैनेडियन डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं है। उसके लिए कुछ अप्रूव्ड इदारे हैं जिनसे आपको अपनी डिग्रीज शेयर करके उनकी ईसीए रिपोर्ट निकलवानी होती है, और उसमें आप मैक्सिमम 25 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हाई लेवल एजुकेटेड हैं आप। लेकिन आमतौर पर जनरली मेजॉरिटी लोग मास्टर्स तक तालीम हासिल करते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको 23 पॉइंट्स तालीम के मिल जाएंगे। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपको 21 पॉइंट्स तालीम के मिल जाते हैं। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि एक बंदा ये सोचे कि उसने बैचलर्स भी किया हुआ है फिर मास्टर्स भी किया है, तो क्या दोनों डिग्रीज को असेस करवाना पड़ेगा या एक डिग्री की असेसमेंट काफी होगी? तो अगर आपने मास्टर्स तक किया हुआ है तो सिर्फ मास्टर्स की डिग्री को असेस करवा लीजिए, वो अंडरस्टूड होगा कि आपने बैचलर्स भी किया हुआ है। तो अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री कैनेडियन डिग्री के इक्विवेलेंट निकल आती है, आपको 23 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फर्ज कीजिए कि आप 35 साल के हैं या उससे कम के हैं, तो आपको 12 पॉइंट्स उम्र के मिल गए, और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो 23 पॉइंट्स एजुकेशन के मिल गए। तो यानी टोटल कितने पॉइंट्स हो गए आपके? 12 जमा 23, 35 पॉइंट्स। 35 पॉइंट्स आपने ले लिए हैं और आपने 67 पॉइंट्स टोटल पूरे करने हैं। अब आगे हम बात करते हैं तजर्बे की। अगर आपने गुज़िश्ता 10 सालों में कम से कम 1 साल काम किया है अपनी फील्ड में, तो आपको उसके 9 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी 9 पॉइंट्स आपको अपने फील्ड में कम से कम 1 साल काम करने के मिल जाएंगे। अगर आपका तजर्बा 2 से 3 साल है तो आपको 11 पॉइंट्स मिलेंगे। चले हम कम से कम भी समझ लेते हैं कि आपने 1 साल काम किया तो आपको 9 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। तो 35 प्लस 9 मेक्स इट 44। बाकी अब आ जाती है बात लैंग्वेज स्किल्स की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। ये लैंग्वेज में आप टोटल 28 पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका आईएलटीएस बेहतरीन है, जैसे मेरा आईएलटीएस टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म बेहतरीन थी, मेरा आईएलटीएस का रिजल्ट बेहतरीन था, जैसे मैंने अपना कल की वीडियो में शेयर किया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो आपको आईएलटीएस में 24 पॉइंट्स मिल जाएंगे। याद रहे कि आपको आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग देना है। मिनिमम आपको आईएलटीएस में हर मॉड्यूल में 6 बैंड लेना है। तो आपको 16 पॉइंट्स आपकी आईएलटीएस यानी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की वजह से मिल जाएंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं, आमतौर पे लोगों को फ्रेंच नहीं आती होती, इस वजह से हम सिर्फ इंग्लिश की ही बात करेंगे। वरना अगर आपको फ्रेंच, जो कि सेकंड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन कनाडा है, वो भी आती हो और अगर आप उसका भी टेस्ट दे दें तो 4 पॉइंट्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे। लेकिन आमतौर पर पाकिस्तानियों को फ्रेंच नहीं आती होती, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप फ्रेंच का टेस्ट नहीं दे रहे, तो फ्रेंच की वजह से आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे आईएलटीएस से ही मिलेंगे। तो कम से कम आपने 6 बैंड लेना है हर मॉड्यूल में, ताकि आप 16 पॉइंट्स ले सकें। यानी अगर आप 6 बैंड ले लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती पाकिस्तान में, हायर बैंड्स लेना थोड़े मुश्किल होता है। समझ लीजिए अगर आपने 16 पॉइंट्स भी ले लिए तो पहले आपका 44 स्कोर बना था, जमा 16 कीजिए तो 54 और 60 तक आप पहुंच गए। अब इसके बाद आपके पास या तो कनाडा से जॉब ऑफर लेटर आ जाए तो 10 पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे और आपके 70 पॉइंट्स हो जाएंगे। नहीं तो अडेप्टेबिलिटी की वजह से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। यानी अगर आपकी बीवी अच्छा स्कोर ले लेती है आईएलटीएस में, या अगर आप
खातून है और आपके शोहर अच्छा स्कोर ले लेते हैं आईएलटीएस में, तो वहां से भी आपको 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में पहले से, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि क्योंकि आपका आईएलटीएस में कम स्कोर आया, यानी आप खाली 16 पॉइंट्स ले सके आईएलटीएस की बेसिस पर, तो आपके टोटल पॉइंट्स सिर्फ 60 बने। यही 16 को बढ़ाकर अगर आप 24 पॉइंट्स ले लेते हैं आईएलटीएस में, तो आपको सीधे सीधे 8 पॉइंट्स यहीं से मिल जाएंगे और आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी सबके लिए मेरी एक सजेशन ये रहेगी, आप किसी भी एज ब्रैकेट में हैं, चाहे आप 35 साल या उससे कम की एज के हैं, या आप 35 साल से ज्यादा के हैं और आप पाकिस्तान से कनाडा मूव करना चाहते हैं, सबसे पहले जो चीज आपके हाथ में है वो इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। एजुकेशन भी हर एक का इनफरादी मामला होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एक्सपेंसिव भी इतने हो चुके हैं, तो हर बंदा आला तालीम बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी ने अगर बैचलर्स किया तो हो सकता है उसके लिए मास्टर्स करना बहुत मुश्किल हो। उसकी निस्बत अगर वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर मेहनत करता है और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेता है, तो बैचलर से मास्टर्स करने में अगर उसको खाली 2 पॉइंट्स एडिशनल मिल सकते थे, तो अच्छा आईएलटीएस का स्कोर आ जाने की बेसिस पर उसको 16 की बजाय 24 पॉइंट्स मिल सकते हैं, यानी 8 पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको सबसे ज्यादा जिस चीज पर मेहनत करनी चाहिए और जिस पर कम वक्त पर मेहनत करके आप ज्यादा अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं। यानी आईएलटीएस अच्छा सा तैयार करें और आईएलटीएस दें। अगर आपका आईएलटीएस का स्कोर ऐसा आ जाता है जैसा मेरा था, तो आप इजीली 24 पॉइंट्स वहां से ले लेंगे। जैसे मेरा स्कोर था, मैंने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किया था, मैंने स्पीकिंग में 7 स्कोर किया था, मैंने राइटिंग में 7.5 स्कोर किया था, मैंने लिसनिंग में 8.5 स्कोर किया था और मैंने रीडिंग में 9 स्कोर किया था। याद रहे कि टोटल स्कोर 9 होता है और 9 में से मार्क्स लेने होते हैं। मतलब रीडिंग में मेरे फुल मार्क्स थे, लिसनिंग में मेरे 8.5 थे 9 में से, राइटिंग में मेरे 7.5 थे 9 में से, और स्पीकिंग में मेरे 7 थे 9 में से। तो अगर आप स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग में कम से कम 7 ले लेते हैं और लिसनिंग में 8 ले लेते हैं, तो आपके सीधे सीधे 24 पॉइंट्स आईएलटीएस की तरफ से आ जाएंगे। यूं सारे फैक्टर्स को एड अप करके आपने टोटल स्कोर को 67 से ऊपर लेकर जाना है। अगर आपका 67 स्कोर भी आ गया तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर किसी वजह से आपका 67 से कम स्कोर बनता है, तो फिर आखिरी जो 2 फैक्टर्स हैं, यानी आप फिर हत्तुल इम्कान कोशिश करें आपको कनाडा से किसी तरीके से जॉब ऑफर आ जाए, या फिर आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने बेटर हाफ को भी बोलें कि वो आईएलटीएस का एग्जाम दे और कोशिश करें कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, या नहीं अच्छी तो उस पर आप मेहनत करें। अगर आप समझते हैं कि आप मेहनत करके भी अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो अपने बेटर हाफ पर तवज्जो दीजिए, हो सकता है कि वो के तो वहां से भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। वरना अगर आपके कोई रिश्तेदार कनाडा में है, और चंद और भी फैक्टर्स होते हैं अडेप्टेबिलिटी के, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आज का पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मेरे वो क्लाइंट जो 40 साल के हैं, अगर एज में उनको सिर्फ 7 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा आईएलटीएस स्कोर ले सकते हैं। अगर उनको फ्रेंच आती है तो 4 पॉइंट्स उनको वहां से भी मिल जाएंगे। और आमतौर पर जो 40 साल का इंसान होता है, कम से कम उसका 6 साल तजर्बा तो होता ही है। तो अगर आपका 6 साल का तजर्बा है, तो 15 पॉइंट्स आपको खाली आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पर भी मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर एज की तरफ से उनके पॉइंट्स कम हो रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनके पॉइंट्स ज्यादा हो रहे हो और वो फिर भी कनाडा जाने के लिए क्वालिफाई कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।